हमारे देश में मीडिया को वैसे तो लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मीडिया एक दूसरे नाम से ज्यादा पॉपुलर हुआ है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। ये नाम मोस्टली देश के टीवी न्यूज चैनल्स के लिए यूज किया जाता है। जो लोग इन्हें गोदी मीडिया बुलाते हैं उनका मानना यह है कि ये न्यूज चैनल सरकार से कभी भी सवाल नहीं पूछते और उनके माउथ पीस की तरह काम करते हैं, यानी जो सरकार का नैरेटिव होता है उसी को ये आगे पुश करते रहते हैं। प्रिंट मीडिया तो कुछ सच बोलती है, लेकिन जो हमारी टीवी मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, ये सच बोल ही नहीं पा रही है। इनको ऐसे दबाया जा रहा है। ये एक्यूजेशन एक लेवल तक बिल्कुल सही भी है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा पिछले 7-8 सालों में आम लोगों का ट्रस्ट भी मीडिया के ऊपर से लगातार कम होता जा रहा है। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टीवी न्यूज चैनल देखना छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि न्यूज चैनल पर देखने के लायक कुछ दिखाई नहीं जा रहा है। आधे से ज्यादा न्यूज चैनल मीम कंटेंट बन के रह गए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस के टाइम पर तो मीडिया ने सारी हदें पार कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि टीवी चैनल्स एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं कि कौन ज्यादा हाई ऑक्टेन ड्रामा दिखा सकता है, कौन सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज का ड्रामा कर सकता है। यही ड्रामा हमें आर्यन खान केस में भी देखने को मिलता है। लोगों को इसमें मजा आने लगा था और टीवी न्यूज चैनल्स को टीआरपी मिल रही थी। लेकिन इसके साथ में एक और चीज हो रही थी। लोग अब इन चैनल्स को इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए देखने लगे। म्यूजिक ऐसा नहीं कि इन सीनियर जर्नलिस्ट को नहीं पता है कि पिछले कुछ सालों में इनकी क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा गिर चुकी है। लोग इनकी कई बातों पर उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। पर अगर इन्हें न्यूज चैनल चलाना है तो सरकार का माउथपीस बनने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। न्यूज का पूरा बिजनेस ही एड्स पे चलता है और सबसे ज्यादा एड्स सरकार और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से आते हैं। ये सारे चैनल्स के ओनर भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। न्यूज 18 अंबानी का है और एनडीटीवी और क्विंट अडानी के। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैसा दे रहा है उन्हीं के फेवर में न्यूज दिखाई जाएगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो एकदम अनबायस्ड रिपोर्टिंग होती थी। When you came to India for the first time and lived with Mrs. Gandhi, what was she like at home? Rahul Gandhi, on the other hand, has obvious dimples. Which of the two is going to be more appealing to the 49% of Indian women voters? अगर आपको भी ये लगता है तो इस वीडियो में नॉस्टैल्जिया वाला ये भ्रम पूरी तरह से टूट जाएगा। क्या आपको पता है यूपीए सरकार में 2009 के इलेक्शन से जस्ट पहले 3 बड़े जर्नलिस्ट को पद्म अवार्ड दिए गए थे। आप खुद ही सोचकर देखो कि इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकती है। और अगर आज के टाइम बीजेपी सरकार किसी जर्नलिस्ट को अवार्ड दे दे तो कितना भयंकर ड्रामा क्रिएट किया जाएगा। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और ये तो कुछ नहीं है, एनडीटीवी की 25th एनिवर्सरी राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेट की गई थी, जबकि एनडीटीवी एक प्राइवेट न्यूज चैनल है। और गोदी मीडिया का वर्ड किसने निकाला था? रवीश कुमार। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। यानी जब तक सरकार की गोदी में ये लोग बैठे रहे तब तक मीडिया फ्री और इंडिपेंडेंट लगता था, और अब कोई और बैठ गया है तो मीडिया बिकाऊ हो गया है। पूरा का पूरा मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। जो लोग आज मीडिया फ्रीडम पर बड़ी बड़ी स्पीच दे रहे हैं, इन लोगों के पास उस टाइम पर इतना एक्सेस था कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलेगी ये भी यही लोग डिसाइड करते थे। Hi, Neera. What I'm told is that Congress yesterday apparently, God knows who they are talking to in the DMK, relayed that the infrastructure portfolio should not be given to Maran or Balu. इसलिए इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलो शुरुआत से बात को शुरू करते हैं। अगर आप अर्ली 20s में हो तो आपने अपनी लाइफ में मोस्टली बीजेपी का रूल देखा है। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम आप काफी छोटे रहे होंगे, इसीलिए आपको ये नहीं पता होगा कि उस टाइम पर मीडिया कैसे फंक्शन करती थी। और आजकल तो ये नैरेटिव फैल चुका है कि मीडिया फ्रीडम तो 2014 के बाद ही कम होना शुरू हुई है। सारी मीडिया 2014 के बाद से बिक गई है। और इसके प्रूफ के लिए आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिखाया जाता है। अब इन रैंकिंग्स का पोस्टमार्टम तो हम ऑलरेडी इस वाले वीडियो में कर चुके हैं, ये वाला भी आप जाके देख लेना। आज के इस वीडियो में मैं इस नैरेटिव को एक्सपोज करूंगा कि 2014 से पहले मीडिया काफी फ्री और इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। कोई भी किसी की साइड नहीं लेता था, मीडिया में कोई भी बायस नहीं था। सब गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते थे। पिछली सरकार के लीडर्स को सिर्फ टफ क्वेश्चन फेस करने पड़ते थे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि हमारे देश में मीडिया कभी भी इंडिपेंडेंट रही ही नहीं है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स को यह बात समझ में आई थी कि किसी भी नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए मीडिया पर कंट्रोल होना कितना जरूरी है। इसीलिए वो 1878 में एक प्रेस एक्ट ले आए, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश होने वाले जितने भी अखबार थे उन सब में सेडिशियस कॉलम को छापने से पहले ही बैन कर दिया जाता था। ऐसा ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया क्योंकि हमारे ज्यादातर जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपने खुद के अखबार छापते थे। गांधी जी खुद
4 न्यूज़पेपर चलाते थे ताकि लोगों को ब्रिटिशर्स की असलियत दिखाई जा सके, उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके। नेशनल हेराल्ड जो आजकल कांग्रेस का मेन न्यूज़पेपर है, उसे खुद नेहरू जी ने ही स्टार्ट किया था। फिर जब हम आजाद हुए तो हमारी इंडिपेंडेंट सरकार ने भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, इन दोनों को अपने ही कंट्रोल में रखा। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को यूज करके नेहरूवियन सोशलिज्म के फेवर में खूब नैरेटिव बिल्ड किया जाता था, लेकिन ये प्रोपेगेंडा काफी ऑन द फेस लगता था, जो पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ जाता था। इसलिए 1948 में फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया को शुरू किया गया, जिसमें सरकार अपने नैरेटिव को पुश करने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी, क्योंकि फिल्म्स एक अच्छा मीडियम हो सकता था किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा सटल तरीके से। इन डॉक्यूमेंट्रीज का रिपीट टेलीकास्ट दूरदर्शन पे चलाया जाता था, और इस बात की इंस्पिरेशन हमारी सरकार ने ब्रिटिशर से ही ली थी। उनके टाइम पर भी भारत में एक फिल्म एडवाइजरी बोर्ड था, जिसके थ्रू वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अपना प्रोपेगेंडा फैलाते थे और नैरेटिव बिल्ड करते थे। यानी भारत में जो 2 मास मीडियम थे, रेडियो और टेलीविजन, ये हमारी इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक सरकार ने अपने ही कंट्रोल में रखे थे। जबकि प्रिंट मीडिया, जिसमें कई सारे प्राइवेट न्यूज़पेपर थे, वो भी पार्शियली सरकार ही कंट्रोल करती थी, क्योंकि न्यूज प्रिंट्स को गवर्नमेंट रैशनिंग करती थी, मतलब कौन कितने न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा ये भी सरकार डिसाइड करती थी। और क्योंकि भारत में ज्यादातर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ओन्ड थी, इसलिए प्राइवेट न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट के लिए भी सरकार पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। इसीलिए ये भी सरकार के अगेंस्ट ज्यादा जा नहीं पाते थे। लेकिन ये पार्शियल कंट्रोल फुल सेंसरशिप में तब बदल जाता है जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लागू कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और इसकी सबसे ज्यादा मार मीडिया को झेलनी पड़ी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी के अनाउंसमेंट के बाद 26 जून को एक लॉ पास कर दिया जाता है, जिसमें मैलिशियस आर्टिकल को प्रिवेंट करने के लिए सरकार काम करने लगती है। सरल भाषा में देखें तो कोई भी सरकार के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख सकता था। 200 से ज्यादा भारतीय और फॉरेन जर्नलिस्ट को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरे देश में 2 दिन तक कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था। और 28 जून को जब न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो मीडिया सेंसरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने एक ब्लैंक एडिटोरियल पब्लिश किया था। उस टाइम पर इसके हेड रामनाथ गोयनका थे, और इस स्टेप को काफी करेजियस माना जाता है। आज के टाइम आप देखते होंगे जर्नलिस्ट को जो भी अवार्ड दिया जाता है उसका नाम रामनाथ गोयनका अवार्ड ही है। 21 महीने तक ये इमरजेंसी चली थी, और उसमें न्यूज़पेपर सिर्फ वही पब्लिश करते थे जो सरकार चाहती थी या अप्रूव करती थी। जर्नलिस्ट को कुछ भी पब्लिश करने से पहले सरकार के प्रेस एडवाइजर से परमिशन लेनी होती थी। इसलिए अगर आप कोई नॉस्टैल्जिया में आके बोले कि वो दिन भी क्या दिन थे, सिर्फ न्यूज पढ़ी जाती थी, कोई अपना ओपिनियन नहीं देता था, तो उसको बता देना कि ओपिनियन देने के लिए परमिशन नहीं थी सरकार के पास से। मई 1976 में यानी इमरजेंसी लागू होने के तकरीबन 1 साल बाद होम मिनिस्ट्री ने खुद कहा था कि 7000 जर्नलिस्ट अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। प्रेस काउंसिल को बंद कर दिया गया था और मीडिया पर्सनल्स का खुलेआम हैरेसमेंट हो रहा था। इन 21 महीनों में जितने ह्यूमन राइट के वायलेशन आप सोच सकते हो वो सारे किए गए थे। इसीलिए आजकल के जर्नलिस्ट थोड़ी सी ट्रोलिंग के बाद जो बोलने लगते हैं कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर जर्नलिस्ट, उन्हें थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो कई दिनों तक दूरदर्शन पर सिर्फ उनके लास्ट राइट ही दिखाई जा रहे थे, लेकिन 3 मूर्ति भवन से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर जो सिखों का जेनोसाइड चल रहा था उसकी कोई भी खबर दूरदर्शन पे नहीं चलाई जा रही थी। पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, ये बात सिख जेनोसाइड को जस्टिफाई करते हुए एक स्पीच में राजीव गांधी ने बोली थी। लेकिन ये स्टेटमेंट कई सालों तक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने दबा के रखा था और पब्लिक के सामने 2015 में जाके निकल के आया था। बल्कि इन राइट्स में जो अक्यूज थे कांग्रेस लीडर HKL भगत, राजीव गांधी ने इन्हीं को ही INB मिनिस्टर बना दिया था। यानी जिस आदमी पर इल्जाम था वही सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। HKL भगत, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे बहुत सारे कांग्रेसी लीडर जो इस दंगों के अक्यूज थे, इनको पूरी बेशर्मी के साथ कैबिनेट पोजीशंस और लोकसभा की टिकट दी गई थी। इनफैक्ट राजीव गांधी के टाइम पर दूरदर्शन को भी राजीव दर्शन कहा जाने लगा था। यानी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी खत्म भले ही हो गई हो, मीडिया अभी भी फ्री नहीं हो पाया था। इंदिरा गांधी के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव नहीं हुई थी और उसका स्टाइल भी काफी अलग था, इसलिए दूरदर्शन उनकी साइलेंट फुटेज को वॉइस ओवर के साथ यूज करता था, जो उनकी आयरन लेडी वाली इमेज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन राजीव गांधी के टाइम पर चीजें बदल चुकी थी। उनके मीडिया एडवाइजर्स को पता था कि अब जो ऑन द फेस प्रोपेगेंडा है ये लोग समझ जाते हैं, इसलिए उन्होंने दूरदर्शन के साथ मिलकर राजीव गांधी की इमेज फॉर्मेशन का एक अलग रास्ता निकाला। अब दूरदर्शन पर जब भी सरकार की बात होती थी तो उसमें राजीव गांधी की ऐसी क्लिप्स यूज की जाती थी जिसमें वो लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में उनकी एक ऐसी इमेज बने कि ये तो एक पीपल्स लीडर है, ये तो एक जन नायक है, जैसा आजकल कांग्रेस वाले अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी जी के लिए करते हैं। राजीव गांधी के एडवाइजर्स को यह पता था कि राजीव उतने अच्छे ओरेटर नहीं है। जब भी वो अपनी स्पीच देते हैं तो काफी फ्लैट सी लगती है, लेकिन जब राजीव वन ऑन वन कन्वर्सेशन करते हैं तो वो ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी की स्पीचेस की जगह उनके इंटरव्यूज चलाने शुरू कर दिए। राजीव गांधी की फॉरेन विजिट्स को काफी ज्यादा दिखाया जाता था। किसी और लीडर के कंपैरिजन में जब राजीव गांधी किसी गांव में जाते थे तो उनकी विजिट को कई कई दिनों तक दिखाया जाता था, जिसमें राजीव गांधी लोगों से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं और थोड़ा सा और मसाला ऐड करने के लिए
ऐसी फुटेज चलाते थे कि वो सरकारी अफसरों को लताड़ लगा रहे हैं और फिर इसके बी रोल को रिपीट टेलीकास्ट पे प्राइम टाइम पे चलाया जाता था। लेकिन आप सुन के शॉक्ड रह जाओगे कि जितनी भी क्लिप्स थी उसको दूरदर्शन वाले नहीं बल्कि मिनिस्ट्री वाले एडिट करके भेजते थे। एक टाइम पर तो खुद सरकार को भी ये रियलाइज हो गया था कि लोगों को ये स्कीम समझ में आने लगी है, लोग मीडिया को सेल आउट की तरह देखने लगे। इसीलिए राजीव गांधी जी ने अपने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और इस लेटर को बड़ी चालाकी के साथ लीक कर दिया गया। उसमें लिखा था कि टीवी न्यूज ऐसी लगती जैसे सरकार ने लिख कर दी हो, टीवी पर मेरी और मेरे कैबिनेट इमेज को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया जा रहा है। अब जैसे ये लीक हुआ फिर क्या था, क्रिटिक्स भी सरकार की तारीफ करने लगे, प्रिंट मीडिया भी पूरी तरह से चार्म हो गई कि प्राइम मिनिस्टर तो बड़े लिबरल हैं। फिर आता है 1992, कंट्री लिबरलाइज होती है और प्राइवेट न्यूज चैनल खुलने लगते हैं। इसमें ज्यादातर लोग वही थे जो दूरदर्शन के साथ पहले जुड़े हुए थे और सरकार के साथ बड़ी क्लोजली काम कर चुके थे। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइवेट रेडियो चैनल्स को कभी भी न्यूज या पॉलिटिकल शो करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, जबकि इस देश में आज भी सबसे ज्यादा रीच अगर आप देखो रेडियो की होती है। दूर दराज के गांवों में टीवी इंटरनेट भले ना पहुंचाओ लेकिन रेडियो जरूर होता है। लेकिन आज के टाइम पर भी प्राइवेट एफएम चैनल्स पर आप न्यूज या करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं सुन सकते हो। आज भी न्यूज सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड आकाशवाणी से ही ब्रॉडकास्ट हो सकती है, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। वहां पर प्राइवेट न्यूज चैनल में हमेशा से पॉलिटिक्स डिस्कस होती आई है, इसीलिए वहां पर जो पॉडकास्टिंग है वो काफी पहले से ही पॉपुलर हो गई थी। हमारे देश में सबसे बड़ा जो वोटर बैंक है वो हमेशा से गांवों में रहता है और उन तक वही खबर पहुंचती है जो सरकार पहुंचाना चाहती है। तो रेडियो पे हमेशा से सिर्फ सरकार के मन की बात ही चलती आई है। खैर 1992 में सबसे पहला प्राइवेट चैनल जो शुरू होता है उसका नाम था जी टीवी। लेकिन इससे पहले भी 1988 में एक हस्बैंड वाइफ एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्शन कंपनी दूरदर्शन और फॉरेन चैनल्स के लिए एक न्यूज सेगमेंट प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी का नाम था एनडीटीवी। दूरदर्शन ने एनडीटीवी को अपने चैनल पे एक स्लॉट दे रखा था जिसमें वो द वर्ल्ड दिस वीक नाम से एक शो बनाते थे, जिसमें वो इंटरनेशनल न्यूज को कवर करते थे। इसके बाद जब लोगों को ये पसंद आया तो दूरदर्शन ने एनडीटीवी को इलेक्शन और बजट कवर करने के लिए भी कह दिया। 1995 तक एनडीटीवी दूरदर्शन के लिए डेली एक हाफ आवर का न्यूज बुलेटिन शो बनाता था और 1998 में स्टार न्यूज के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें एनडीटीवी को स्टार के लिए सारा का सारा न्यूज कंटेंट बनाना था। इस डील के लिए एनडीटीवी ने रतन टाटा और रूपर्ट मर्डोक जैसे 5 कॉर्पोरेट हाउसेस से इन्वेस्टमेंट ली थी। इनफैक्ट एनडीटीवी को लॉन्च ही पीएम रेजिडेंस में किया गया था और उस टाइम पर आई.के. गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे। रूपर्ट मर्डोक का शायद आपने नाम सुना होगा, सक्सेशन नाम की जो सीरीज है कहते हैं वो इन्हीं पर ही बेस्ड है और ये काफी बड़े एक मीडिया मोगुल है। आप इन्हें एक मीडिया का ओलिगार्क बोल सकते हो। ये जितने भी न्यूज चैनल आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे ओन करते हैं। आप शायद एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये सारे कंजर्वेटिव न्यूज प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग देश में चलते हैं। मतलब हिस्टोरिकली भी राइट विंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए आए हैं। यूके और यूएस में तो इन्होंने काफी सारे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करा। इसीलिए जब एनडीटीवी को अडानी ने एक्वायर करा तो लोगों का मेल्टडाउन देखकर मुझे बड़ा फनी लग रहा था। एनडीटीवी तो शुरू ही एक ऐसे बिजनेसमैन के सपोर्ट से हुआ था जो खुद काफी ज्यादा कंजर्वेटिव और राइट विंग रहा है। लेकिन टू बी फेयर 5 साल बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो एनडीटीवी मर्डोक से और इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो एनडीटीवी का फुल एडिटोरियल कंट्रोल किसी को देना नहीं चाहते थे। 2003 में ही एनडीटीवी ने अपने 2 24 आवर के न्यूज चैनल शुरू कर दिए। यूपीए एरा में इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेजी से बढ़ रहा था, इसका पता राडिया टेप से चलता है। नीना राडिया एक लॉबियस्ट थी जो कई सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और जर्नलिस्ट से काफी अच्छे रिलेशन रखती थी। 2G स्कैम के केस में सीबीआई ने 2007 से 2009 के बीच में नीरा राडिया की 5000 कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया था। इन्हीं कॉल रिकॉर्डिंग्स को नीरा राडिया टेप बोला जाता है। इन टेप में कुछ जर्नलिस्ट की कॉल भी रिकॉर्ड हुई थी जिसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग कॉन्वर्सेशन नीरा राडिया और बरखा दत्त के बीच में हुई जो उस टाइम पर एनडीटीवी में काम करती थी। Huh, Neera? What I'm told is that Congress yesterday apparently, God knows who they are talking to in the DMK, relayed that the infrastructure portfolio should not be given to Maran or Balu. No, that's because they wanted to keep it for themselves. No, they didn't want any infrastructure. That was what Prime Minister said. समझ ही गए होगे आप कि यूपीए के पोर्टफोलियो किसे मिलने चाहिए किसे नहीं, ये डिसाइड किया जा रहा है। नीरा राडिया बरखा से कह रही हैं कि आप गुलाम नबी आजाद से बात करो कि वो करुणानिधि से बात करके डीएमके के कैबिनेट पोर्टफोलियो फिक्स करवा दें। बरखा दत्त कहती हैं कि मैं जल्दी से जल्दी गुलाम नबी आजाद से बात करती हूँ। सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2008 में बरखा दत्त को सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया था। इसके अलावा वीर संघवी की भी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर लीक होती है जिसमें वो नीरा राडिया से पूछ रहे हैं कि उनके आर्टिकल की जो मैसेजिंग है वो क्या होनी चाहिए। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के अगेंस्ट आर्टिकल लिखने की बात की जा रही थी और जब ये बातें सामने आने लगी तो लोग इन्हें लुटियंस या दरबारी मीडिया कह के बुलाने लगे। और ऐसे ही एक एमिनेंट जर्नलिस्ट थे विनोद दुआ
जो पहले दूरदर्शन में थे। फिर जब यूपीए गवर्नमेंट आई तो एनडीटीवी के साथ मिलकर अचानक से उन्होंने फूड शो बनाना शुरू कर दिया। 2008 में इन्हें भी पद्म अवार्ड दिया गया था। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी सरकार आती है, इनका खाने से मन भर गया था और द वायर के साथ इन्होंने दोबारा से अपनी पॉलिटिकल जर्नलिज्म शुरू कर दी। द वायर 2015 में स्टार्ट हुआ था और जो भी ऐसे डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है जैसे स्क्रोल, क्विंट, प्रिंट, ये सब 2014 के अराउंड ही स्टार्ट होते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म अपने आप को लेगेसी मीडिया के ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट करते हैं। इनमें से ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने रेवेन्यू मॉडल को सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखते हैं, एटलीस्ट ये क्लेम तो यही करते हैं। लेकिन इन सब के अपने अपने बायसेस जरूर हैं। मोस्टली ये प्लेटफॉर्म्स एक तरह के ही टॉकिंग पॉइंट को बार बार रिपीट करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट पिछले साल न्यूज क्लिक की तो कुछ चाइनीज कनेक्शन भी निकले थे जिसपे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस चीज का खुलासा किसी इंडियन मीडिया ने नहीं बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था। जैसे लेफ्ट प्लेटफॉर्म्स का बायस है वैसे राइट विंग के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑप इंडिया एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से राइट विंग बायस रखता है। तो बात कुल मिलाकर यह है कि कोई भी न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फ्री और फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी के कुछ ना कुछ मोटिव्स और एजेंडा रहते हैं और इस देश में गोदी मीडिया शुरू से रही है, बस उसका चेहरा और गोदी समय समय पर बदलती रहती है। अब सवाल यह है कि आप एज ए कॉमन मैन क्या कर सकते हो, आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। देखो मेरा ओपिनियन यह है कि ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक इशू पर मल्टीपल लोगों को सुनने की कोशिश करो और उन लोगों को भी सुनो जिनसे आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर लास्ट में अपना खुद का ओपिनियन बनाने की कोशिश करो। हम सब के अपने बायसेस होते हैं और एल्गोरिदम भी ऐसा है कि एक बार आपने एक टाइप की ट्वीट या वीडियो लाइक कर दी तो आपकी पूरी वॉल उसी तरह के कंटेंट से भर जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप एक इको चैम्बर का हिस्सा बन जाते हो। दूसरे साइड के व्यूज आप तक पहुंचना ही बंद हो जाते हैं और आप एक ब्लाइंड सपोर्टर कब बन जाते हो आपको पता भी नहीं लगता। इसीलिए हर आदमी पे थोड़ा सा शक करना तो बनता है। हर आदमी को क्वेश्चन करो, उन लोगों को भी जो एक क्लेम करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम।